हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड टारगेट में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था हिंदी के विकास के बारे में। आज हम बात करेंगे हिंदी की प्रमुख बोलियों की, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे हिंदी की प्रमुख बोलियों की। हमने प्रमुख बोलियों को अपने व्हाइट बोर्ड पे पहले ही लिख रखा है ताकि ज़्यादा टाइम ना ले आपका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रज भाषा की। ब्रज भाषा की अगर बात करें तो ब्रज भाषा का प्रयोग हिंदी साहित्य में 13वीं सदी से किया जा रहा है। ब्रज भाषा का प्रयोग हिंदी साहित्य में 13वीं सदी से किया जा रहा है और ब्रज भाषा का जो रीतिकाल था, रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहते हैं। रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहते हैं। अगर हम बात करें कि ब्रज भाषा को हिंदी साहित्य की भाषा बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो वहाँ पे नाम आता है महान कवि सूरदास का। उन्होंने ब्रज भाषा को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित किया और वो साहित्यिक भाषा उसको बनाए। किसको? ब्रज भाषा को। तो ब्रज भाषा के लिए किसका नाम आता है? सूरदास जी का। अगर हम बात करें कि जो ब्रज भाषा ये प्रमुख रूप से किन क्षेत्रों में बोली जाती है, तो ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, बरेली तथा बदायूं में प्रमुख रूप से बोली जाती है। कहाँ कहाँ पे? अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, बरेली तथा बदायूं में। और ये राजस्थान के भरतपुर में और मध्य प्रदेश के ग्वालियर तथा हरियाणा के गुड़गांव या गुरुग्राम में मुख्य रूप से ये बोली जाती है। अगर हम बात करें इसकी विशेषता के बारे में, तो ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे बड़ा बोली जाने वाला ये भाषा है। कौन? ब्रज भाषा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा ये भाषा है। तो हम बात करेंगे अगली प्रमुख बोली की, यानी कि कन्नौजी की। तो कन्नौजी सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित प्रमुख बोली है। यह मुख्यतः कानपुर, हरदोई, शाहजहांपुर और पीलीभीत में मुख्य रूप से ये बोली जाती है। कहाँ कहाँ पे? कानपुर, हरदोई, शाहजहांपुर और पीलीभीत में मुख्य रूप से बोली जाती है। और ये हरदोई में बिलग्रामी नाम से भी जानी जाती है। हरदोई क्षेत्र में इसे कन्नौजी भाषा को बिलग्रामी नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बिलग्रामी। अब हम बात करेंगे अगले प्रमुख बोली की, यानी कि बुंदेली की। बुंदेली यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र की बोली है। बुंदेलखंड क्षेत्र की मूलतः बोली कौन सी है? बुंदेली। और यह उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन और मध्य प्रदेश के सागर, जबलपुर, भोपाल, होशंगाबाद तथा नरसिंह में मुख्य रूप से बोली जाती है। तो जो बुंदेली भाषा है, ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ बोली जाती है? ये मुख्यतः तो बुंदेलखंड का भाषा है, बट ये उत्तर प्रदेश के झांसी और जालौन में बोली जाती है तथा मध्य प्रदेश के सागर, जबलपुर, भोपाल, होशंगाबाद तथा नरसिंहपुर में बोली जाती है। अब हम बात करेंगे खड़ी बोली की। तो अगर हम खड़ी बोली की बात करें, तो खड़ी बोली की जो सदी थी कि ये कब प्रयोग की जाती थी, तो ये इसकी सदी थी 19वीं सदी, क्योंकि एग्जाम के लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो खड़ी बोली की जो सदी है वो है 19वीं सदी। अगर हम बात करें खड़ी बोली शब्द जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किए थे जॉन गिल क्राइस्ट ने। खड़ी बोली शब्द मतलब कि खड़ी बोली जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉन गिल क्राइस्ट ने इसका प्रयोग किया था खड़ी बोली का। अगर हम बात करें खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग किसने किया, खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो वहां पे नाम आता है अमीर खुसरो का। तो खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉन गिल क्राइस्ट ने। और खड़ी बोली शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने अपने मुकरियों और पहेलियों में किया। इसीलिए अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता भी माना जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली के प्रथम प्रयोगकर्ता भी माना जाता है। अगर हम बात करें खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य कौन है, तो खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जिसकी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि अरिहौद ने किया था। प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास।
खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास, जिसकी रचना किए थे अयोध्या सिंह उपाध्याय, और इन्हें हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें कि खड़ी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो ये मुख्य रूप से रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, सहारनपुर, गाजियाबाद, दिल्ली तथा हरियाणा के अंबाला, पंजाब के पटियाला और उत्तराखंड के देहरादून में मुख्य रूप से बोली जाती है। तो दोस्तों इसमें से चारों में जो सबसे कॉमन सा क्वेश्चन ये है कि ये चारों यानी कि ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और खड़ी बोली, ये चारों जो बोलियां हैं ये सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित बोलियां हैं। कल हमने क्लासिफिकेशन किया था अपभ्रंश का। अगर आपने हमारे अपभ्रंश वाले जो कल वाले वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको आप देख सकते हैं। तो हमने कल जो बताया था कि अपभ्रंश को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। अपभ्रंश को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? सौरसेनी, मगधी, अर्धमगधी, पैचासी और महाराष्ट्री। तो जो उसमें पहला आता है, पहला उपभाषा कौन सा था? सौरसेनी। सौरसेनी को हमने पुनः 4 भागों में बांटा था। वो 4 भाग कौन कौन से थे? पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी और पहाड़ी। तो उसमें जो पश्चिमी हिंदी आती है, पश्चिमी हिंदी में मुख्य रूप से 5 बोलियां थी। 5 बोलियां कौन कौन सी थी? बांगरू, बांगरू जिसे हरियाणवी या जाटू भी कहते हैं, और ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली। तो उसमें नाम आता है ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और खड़ी बोली। तो इससे देखने से यह पता चलता है कि जो ये चारों भाषाएं हैं वो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बताना भूल गए कि खड़ी बोली जो है इसके जनक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। खड़ी बोली के जनक के रूप में, खड़ी बोली जो जनक है खड़ी बोली के, उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, उन्हें जाना जाता है। यह क्वेश्चन अभी हाल ही में जूनियर असिस्टेंट जो 2020 में जो एग्जाम हुआ 4 जनवरी को, उसमें पूछा गया था कि खड़ी बोली के जनक किसे जाना जाता है, तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये सारी उपभाषाएं कौन से अपभ्रंश से विकसित हुई हैं? सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी है। तो अब हम बात करेंगे अगली प्रमुख बोली की, यानी कि भोजपुरी की। भोजपुरी की उत्पत्ति मगधी अपभ्रंश से हुआ है। भोजपुरी की उत्पत्ति मगधी अपभ्रंश से हुआ है। ये मगधी अपभ्रंश के 4 उपभाषाएं थी। मगधी अपभ्रंश को हमने 4 उपभाषाओं में बांटा था। वो कौन कौन सा था? बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया। बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया। तो भोजपुरी मगधी अपभ्रंश की बिहारी उपभाषा की जनसंख्या के आधार पे भारत की सबसे बड़ी बोली है। यानी कि जनसंख्या के आधार पे भारत में बोली जाने वाली सबसे बड़ी बोली कौन सी है? तो वो है भोजपुरी। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। और अगर हम बात करें कि इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, भोजपुरी किस किस क्षेत्रों में बोली जाती है, तो वहां पे नाम आता है बलिया, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, बनारस, आजमगढ़, बस्ती। एक बार फिर से देख लेते हैं। बलिया, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, बनारस, आजमगढ़ और बस्ती। और यह भोजपुरी एकमात्र उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी बोली है जो कि विदेशों में भी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र बोली कौन? भोजपुरी। उत्तर प्रदेश की एकमात्र बोली जो कि विदेशों में भी बोली जाती है। ये किस किस देशों में बोली जाती है? यहाँ पे लिखा हुआ है मॉरिशस, सिंगापुर, बैंकॉक और फिजी में बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश की एकमात्र बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है, मॉरिशस, सिंगापुर, बैंकॉक और फिजी में। अगर हम भोजपुरी की प्रधान क्षेत्र की बात करें कि यह मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में बोली जाती है, प्रधान क्षेत्र कौन सा है, तो आता है बिहार का आरा, छपरा और भोजपुर। आरा, छपरा और भोजपुर। अब हम बात करेंगे अवधी की, अगली प्रमुख बोली यानी कि अवधी की। अवधी की जो सदी मानी जाती है वो है 11वीं सदी। अवधी की सदी कौन सी है? 11वीं सदी। अगर हम बात करें अवधी की, अवधी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अवधी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वहां पे नाम आता है अमीर खुसरो का। अवधी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। और अवधी के शब्दों का प्रयोग, अवधी का
प्रयोग, मतलब जो उसके अवधि में जो लिखे हुए शब्द थे उनका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कवि रोड़ा ने किया था। यानी कि अवधि के प्रयोग, अवधि शब्द का प्रयोग कवि रोड़ा ने किया था अपने ग्रंथ राउर वेला में। और अवधि को प्रतिष्ठित करने का श्रेय, अवधि भाषा को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित करने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है। उनके द्वारा लिखा गया रामचरितमानस, जो कि अवधि भाषा में लिखा गया है, तुलसीदास द्वारा लिखा गया रामचरितमानस किस भाषा में? अवधि भाषा में, अवधि बोली में लिखी गई है। अगर हम बात करें मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई जो ग्रंथ थी, जो वो रचना थी, वो कौन सी थी? पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई पद्मावत, वो भी किस भाषा में लिखी गई थी? अवधि में। अब हम बात करेंगे अवधि का प्रमुख केंद्र की अवधि किस किस क्षेत्रों में बोली जाती है। तो अवधि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा, फैजाबाद, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और बाराबंकी, रायबरेली, लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर और मिर्जापुर। तो अवधि किस किस क्षेत्र में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश के गोंडा, फैजाबाद, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर। यानी कि अवधि जो भाषा है यह मुख्य रूप से अवध के क्षेत्रों में बोली जाती है। अवध के क्षेत्रों में, क्योंकि अवधि अवध के क्षेत्रों में कौन कौन आते हैं? फैजाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, जौनपुर, मिर्जापुर, ये सब अवध के क्षेत्र हैं। तो अवधि अवध के क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाती है। अब हम बात करेंगे मूलतः अपने हिंदी बोली की। हिंदी की बात करें तो हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिंदी जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग शरफुद्दीन यजदी ने अपने जफरनामे में किया था। शरफुद्दीन यजदी ने अपने ग्रंथ जफरनामे में किया था। अगर हम हिंदी शब्दों का प्रयोग की बात करें कि हिंदी के शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था अपने ग्रंथों में या अपने रचनाओं में, किसने किया था हिंदी के शब्दों का प्रयोग, तो वहां पे नाम आता है अमीर खुसरो का। तो अमीर खुसरो ने हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया था। अगर हम बात करें हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंध शब्द से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंध शब्द से हुई है। और यहीं पे अगर बात करें हिंदी जो शब्द है, हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है और ये भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में इसका उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में इसका उल्लेख किया गया। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 17 में, भारतीय संविधान के भाग 17 में हिंदी का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 से 351, यानी कि 343 से 343 से 351, यानी कि 351, 343 से 351 ये संविधान के अनुच्छेद हैं। तो संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी का उल्लेख मिलता है, हिंदी का वर्णन मिलता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था तथा 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। 10 जनवरी 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है तथा 14 सितंबर 1949 को संविधान में इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 की, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है कि जो भारत की राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 ये कहता है कि भारत की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और उसकी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी लिपि। अगर हम देवनागरी लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात राज्य में किया गया था। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कहा गया था? गुजरात राज्य में। और इसका विकास ब्रह्मी लिपि से हुआ है।
देवनागरी लिपि का विकास कहां से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, तो वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। अगर हम बात करें कि ब्राह्मी लिपि से और किस किस भाषाओं का विकास हुआ, तो संस्कृत, नेपाली, कोंकणी, मराठी, इन सब की भी विकास कहां से हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आशा करते हैं कि जितना भी हमने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझा होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो, किसी भी बोली के बारे में अगर आपको कोई समस्या लग रही हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।